आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीरीज रेजोनेंस। सीरीज और रेजोनेंस, सीरीज आप लोग सभी जानते हो व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ऐसी स्टेट है, ऐसी स्टेज है जहां पर आपका एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को काउंटर करता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, मैं आपसे बोल रहा हूं, एक हमारे पास सर्किट है जिसके अंदर वोल्टेज सप्लाइड है, कोई रेजिस्टिव इफेक्ट है, कोई इंडक्टिव इफेक्ट है और कोई कैपेसिटिव इफेक्ट भी है। ये सीरीज में भी हो सकता है, शंट में भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हम लोगों ने सीरीज फिलहाल एग्जांपल के तौर पे बनाया है। टोटल इंपीडेंस Z इज इक्वल टू, हम लोग सभी जानते हैं, R प्लस J। और इन जनरल हम लोग जानते हैं कि हमारा इंडक्टिव लोड है इंडस्ट्रीज के अंदर, तो XL माइनस XC। इंडक्टिव लोड है तो XL की वैल्यू इज फार ग्रेटर देन, वेरी मच ग्रेटर देन XC एंड वेरी 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 मच ग्रेटर देन रेजिस्टेंस। तो XL माइनस XC हम लोगों ने यहां लिखा। इस इंपीडेंस फॉर्मूला को हम लोग जनरली फॉलो करते हैं। तो रेजोनेंस क्या बोलता है, इंडक्टिव नेचर होने की वजह से VL के अक्रॉस जाने वाला करंट I इस VL को लैग करना चाहता है ना, और वही करंट I जब कैपेसिटेंस में पहुंचता है तो इस VC को लीड करना चाहता है। हमने जब इससे पहले एक वीडियो में फेजर डायग्राम बनाया था तो हमारा VL कहीं ऊपर आया था, यहाँ VR की पोजीशन थी, ये VL था और ये VC था, जिसमें VL का मैग्नीट्यूड ज्यादा था क्योंकि XL का मैग्नीट्यूड ज्यादा था। लेकिन अगर XL और XC एक दूसरे के बराबर हो जाए तो VL और VC एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यहां से हमें समझ में क्या आता है कि VL और VC मैग्नीट्यूड जो भी हो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, है ना, एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। जिस दिन इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये टोटल इफेक्ट जो है वो जीरो होगा। इसी स्टेज को बेसिकली रेजोनेंस कहा जाता है। ये रेजोनेंस क्यों आती है, क्यों XL और XC एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वो इससे आगे आने वाली छोटी सी डेरिवेशन बताएगी। ठीक है, वही डेरिवेशन को आप लोगों से क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेता है अगर आप सेमेस्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो, कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी सीरीज रेजोनेंस के केस में। ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं रेजोनेंस क्या है, एक ऐसी स्टेज जहां पर आपका इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट एक दूसरे के मैथमेटिकली इक्वल हो जाता है और एक दूसरे को काउंटर करते हुए न्यूट्रलाइज कर देता है। रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC। मैं कंडीशन निकाल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे। XL इज इक्वल टू XC, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC और ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट LC। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको मैं बोलता हूं, इसको 2 पाई f रखो, 2 पाई f इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट LC। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट LC। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इसको हम एक नॉट के साथ हम एक इसको सिंबलाइज करेंगे F नॉट से और ओमेगा नॉट से। ये हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। अगर आपकी सप्लाइड फ्रीक्वेंसी F इसके कहीं आसपास जाकर मैच हुई, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर F नॉट पहुंच जाती है, इन केस आपकी सप्लाइड फ्रीक्वेंसी F और F नॉट बराबर हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी में अप और डाउन आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास में जनरली होती है अगर सिस्टम स्टेबल नहीं है तो। ऐसी सिचुएशन में जब सिस्टम की स्टेबिलिटी किसी भी वजह से बिगड़े, किसी भी रीजन से हमारी जो सप्लाइड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो F नॉट हो जाती है, अगर ऐसा हुआ तो उस केस में XL और XC इक्वल हो जाएंगे। इस स्टेज को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर 1/2 पाई अंडर रूट LC इतनी हो जाती है किसी भी वजह से, तो आपका XL और XC बराबर हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस की कंडीशन आ चुकी है। रेजोनेंस कंडीशन आने से फर्क क्या पड़ेगा, जब XL और XC बराबर है तो XL माइनस XC क्या होगा, 0। अगर ये 0 हो गया मतलब टोटल इंपीडेंस विल बिहेव लाइक इट इज इंपीडेंस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट, है ना। रेजिस्टेंस टोटल इंपीडेंस ये था, XL माइनस XC रेजोनेंस की वजह से 0 हो गया, टोटल इंपीडेंस सिर्फ R रह गया। मैंने शुरुआत में बताया था XL इज ग्रेटर देन XC
एंड वेरी मच ग्रेटर देन आर। तो आर सबसे छोटी वैल्यू थी, तो मैं कह सकता हूं कि इंपिडेंस जो है वो एकदम से ड्रॉप हो जाता है। जब भी रेजोनेंस आएगी, जैसे ही एफ इज इक्वल टू एफ नॉट होगा, एक्सएल एक्ससी बराबर हो जाएंगे और सडनली आपका इंपिडेंस ड्रॉप हो जाएगा। इंपिडेंस ड्रॉप होने का मतलब सर्किट के अंदर अगर इंपिडेंस कम हो गया है तो चार्ज फ्लो को बूम मिलेगा, इंपिडेंस सडनली कम होगा और आपका चार्ज फ्लो करंट जो है वो सडनली इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे कुछ इफेक्ट्स दिखाई देंगे हमें सर्किट ऑपरेशंस में जैसे ही रेजोनेंस आएगा। तो ये चीज एक है जिससे आपको समझ में आएगा। इसके अलावा अगर प्योर रेजिस्टिव बिहेव कर रहा है आपका सर्किट, तो आपका पावर फैक्टर cos phi विल बी 1, जो कि प्योर रेजिस्टिव केस में होता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास में बाकी सारी स्टडी जो हमने प्योर रेजिस्टिव की है वो सब सेम नेचर हमारा यहां रिफ्लेक्ट होगा। टोटल इंपेडेंस आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी, अगर आपकी सप्लाइड फ्रीक्वेंसी इतनी वैल्यू किसी वजह से जनरेट कर लेती है, फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप या सर्जेस आने की वजह से, तो आपका एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएगा। एक्सएल और एक्ससी अगर बराबर हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। और अगर ये अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसी टॉपिक का हिस्सा है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बेसिकली आपको क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आने की वजह से ही हमें वो कंडीशन मिलती है जब हमारा एफ और एफ नॉट बराबर हो जाते हैं और सर्किट में रेजोनेंस आता है ना। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से, जैसा मैंने बताया, रेजोनेंस आएगा। रेजोनेंस आएगा तो आपको सडन ड्रॉप मिलेगा इंपिडेंस में और सडन इंक्रीज मिलेगा करंट में। यह है आपकी सीरीज रेजोनेंस का केस। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, मैं एफ लिख दूं या ओमेगा लिख दूं, है ना। कुछ इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों तरफ एक जैसा होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, स्मॉल आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो ये वो आई एम है। और ये है ओमेगा नॉट। समझ रहे हो आप, जब फ्रीक्वेंसी आपकी सप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जितना मैग्नीट्यूड अचीव कर लेगी फ्रीक्वेंसीज में वेरिएशंस की वजह से, जैसे ही एफ इज इक्वल टू एफ नॉट जाएगा, सडन ड्रॉप होगा इंपिडेंस में और सडन इंक्रीज होगा करंट में। तो करंट कितना मैक्सिमम हो सकता है वो आपको एफ इज इक्वल टू एफ नॉट पे मिलेगा। तो ओमेगा नॉट मैंने मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर दिया आई एम। ठीक है, ये करंट है आपका, ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इतना हो गया। ओमेगा नॉट से पहले एक वैल्यू और ओमेगा नॉट के जस्ट इक्वल इतना पोर्शन ये है, उतना ही पोर्शन यहाँ। ठीक है यार, जिससे हम कह सकें इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में ओमेगा नॉट है। इसको मैंने ओमेगा 1 लिखा, इसको मैंने ओमेगा 2 लिखा। ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपको आरएमएस करंट देती हैं। आरएमएस करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज को नाम दे दिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ठीक है, यहां से देख करके मैं बता सकता हूं कि ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा नॉट, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये एरो क्यों लगाए हैं। ये एरो ये डिफाइन कर रहे हैं कि जब भी आपका ओमेगा नॉट से बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी तो आपको इंडक्टिव नेचर मिलेगा, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग होगा, जो कि जनरली होता है। और अगर कम वैल्यू मिलती है तो आपका कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा, जो आपको जनरली मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यूज क्या हैं, 0.707 IM। आपको पता है आरएमएस वैल्यू कितनी आती है, IM/√2। उसको रैशनलाइज करोगे तो 0.707 IM, वही ये है 0.707 IM। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर आपको जो करंट मिलता है वो 0.707 IM है। ऐसी हमने दो फ्रीक्वेंसीज को कंसिडर किया है। ठीक है, अभी हम क्या बात करते हैं आगे। ओके, ये बनाया हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जिसमें फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यूज को अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसा ग्राफ मिलता है।
तीन अलग अलग वैल्यूज हमने मार्क कर ली है। ओमेगा नॉट पर आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ इंपेडेंस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिलता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यहाँ ड्रॉ कर लिया। ओमेगा अगर ओमेगा नॉट से कम होता है, मतलब आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से कम है, तो आपको ऐसा नेचर मिलेगा। उससे ऊपर है तो इस तरह का नेचर मिलेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी एक लाइन क्वेश्चन बन जाता है और सेमेस्टर में तो पूछा जाएगा कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हो और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हो। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इनका मतलब क्या है? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दोनों कॉर्नर्स के वजह से नाम है, और हाफ पावर क्यों, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है। एट ओमेगा 1 आई इज इक्वल टू 0.707 IM, एट ओमेगा 2 आई इज इक्वल टू 0.707 IM। दोनों ही ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर आपको करंट की वैल्यू इतनी मिलती है। तो मैं इससे आगे बढ़ता हूं और मैं क्या बोलूंगा, पावर कैलकुलेट करो। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। व्हाट इज दिस आई? व्हाट इज दिस आई? 0.707 IM, इसका स्क्वायर इंटू आर। ये आपका कंप्लीट, ये पुराना जो भी ओरिजिनली पावर का फॉर्मूला होता है जेन्युइन, वो ये है। और जो आपकी भी पावर नई निकल के आने वाली है वो ये है। किस पर? हम बोलेंगे P W1 और W2 पर। W1 W2 के केस में आपकी पावर कितनी बनती है? 0.707 इज √2, है ना, √2/2, इसको बोलते हैं 0.707। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो 0.707 IM को, अगर आपको नहीं भी याद रहती है तो आरएमएस वैल्यू याद है IM/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1/√2 का स्क्वायर 1/2 IM स्क्वायर R, सही है। दिस इज द पावर एंड दिस इज हाफ ऑफ पावर। आई स्क्वायर पावर होती है और हाफ यहां से निकलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिन पर पावर आपको हाफ ऑफ ओरिजिनल या हाफ ऑफ टोटल पावर मिलती है। तो एक ये ओके, हम लोग क्वालिटी फैक्टर पढ़ लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली क्या है? क्वालिटी फैक्टर Q इज एक्चुअली वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। हम इसको कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, आप लोग फॉर्मूला अगर किसी बुक में अगर आपने कभी देखा है तो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव पोटेंशियल ड्रॉप या इंडक्टिव पोटेंशियल वोल्टेज VL अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ VR, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं VC अपॉन VR, क्योंकि VL और VC की डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं और VR के साथ लैगिंग या लीडिंग कंडीशन में रहती है। तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं VL VR VC VR, सीरीज हमारा सर्किट है, ये कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है। अगर सीरीज सर्किट है तो VL VR और VC आपके इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में होने वाले रेस्पेक्टिव ड्रॉप्स हैं। तो हम बोल सकते हैं तीनों में एक ही करंट गया बिकॉज ऑफ सीरीज कनेक्शन। ये बात समझ में आती है? अगर तीन दोनों सब में एक करंट गया है तो मैं इसको ऐसे लिख लू, Q इज इक्वल टू XL अपॉन R। ये कहां से आया? यहां से आया। IXL इज VL, IR इज V। करंट कैंसिल कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, XL अपॉन R। मैं ऐसे लिख लेता हूं उसको, ये इक्वल भी है फिर भी मैं दो अलग अलग सेक्शंस बना लेता हूं। इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। आगे चलते हैं, XC अपॉन R। इसके आगे चलते हैं, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XL इज इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R। ये हो जाएगा XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C और R, ठीक है। अभी तक ये क्वालिटी फैक्टर है। अभी क्वालिटी फैक्टर इन केस ऑफ रेजोनेंस, अगर क्वालिटी फैक्टर इन रेजोनेंस बात करें तो ओमेगा की जगह लिख देंगे ओमेगा नॉट, Q की जगह आ जाएगा Q नॉट, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट, सही है। आप लोगों ने ओमेगा कितना कैलकुलेट किया था? 1/√LC, जरा वैल्यू रख करके देखो, ओमेगा नॉट की जगह 1/√LC मल्टीप्लाइड बाय L बाय R। इसमें भी वैल्यू पुट करो, 1/√LC
मल्टीप्लाइड बाय सी इंटू आर। अब जरा देखो आंसर क्या आता है। अंडर रूट से एल को कैंसिल करोगे तो ऊपर अंडर रूट बचेगा, ऊपर अंडर रूट में एल और नीचे सी, ठीक है। अंडर रूट सी यहां बच जाएगा, 1/r बाहर, डन। इसके बाद इस वाले केस को देखो, अंडर रूट सी से अंडर रूट सी कैंसिल होगा, 1/अंडर रूट का एल जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 1/r इस फॉर्मूले से निकालो या इस फॉर्मूले से निकालो, एट रेजोनेंस मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, आपका क्वालिटी फैक्टर इतना ही आएगा, ठीक है। ये इसकी पूरी एनालिसिस है। आपने क्वालिटी फैक्टर निकाल लिया, आपने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, आपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख लिया, और इससे पहले आपने इम्पिडेंस में ड्रॉप होगा, करंट जो है सडन इंक्रीज करेगा, वो समझ लिया। और F इज इक्वल टू एफ नॉट हो जाता है अगर तो किसी भी वजह से आपकी सप्लाइड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट के बराबर आ जाए, जो कि 1/2 अंडर रूट एल सी होती है। एल की जो भी वैल्यू है, सी की जो भी वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है, एल इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 इनवर्स, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, अगर आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी किसी वजह से वेरिएशन लेती हुई उसके बराबर चली गई तो क्या होगा, तो रेजोनेंस हो जाएगा। और ये सारा कुछ आपको आगे स्टडी करनी पड़ेगी, एनालिसिस के आपके काम आएगा, ठीक है।